पेड़ ही खत्म हो जाएंगे, मेन सोर्सेज ही नहीं रहेंगे, तो हम काम कहाँ से करेंगे। आपके हिसाब से वेस्ट टू वेल्थ मॉडल देश भर में पॉपुलर कैसे किया जा सकता है? चीड़ की पत्तियों पे काम करना शुरू करा, क्योंकि जंगलों की आग जो हमारे इलाके में लगती है मेनली चीड़ की पत्तियों से ही लगती है। जो पेड़ है, पेड़ को बिना काटे अब लक्कड़ का सामान बना रही है। बिल्कुल, अपनी रूट से जुड़े रहना ज़रूरी है। अगर हम अपनी रूट से जुड़े रहेंगे तो हम कामयाब भी होंगे और हम सही राह पे चलेंगे, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट को लेकर हों, हमारे लोकल लोगों को लेकर, जानवरों को लेकर हों, उन सब से बचने का है, क्योंकि ये बहुत भयानक चीज़ है। हेलो दोस्तों, ये है टॉक फॉर चेंज, जहां हम सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बातें करते हैं और यहाँ हर एक आवाज़ एक बदलाव की ओर ले जाती है। आज हम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलने वाले हैं जो कचरे को एक नई कहानी बना रही हैं और नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वो बायोवुड तैयार कर रही हैं। आइए मिलते हैं इको कर्व की को-फाउंडर जैनब सिद्दीकी जी से। जैनब सिद्दीकी जी, स्वागत है आपको हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है टॉक फॉर चेंज, जहां हम सस्टेनेबल फ्रेंडली बातें करते हैं और देश के नए जवान लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आती हैं और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा बहुत अगर आप हमें बता सकें, ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। शुक्रिया रासिल जी। मैं उत्तराखंड से हूँ, बोराड़ी टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। वैसे बाय बर्थ में रहने वाली यूपी से हूँ, यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट कैराना से। 2018 में मेरी शादी हुई, तब मैं टिहरी शिफ्ट हो गई जी। तो मेरे मास्टर्स मैंने शादी के बाद टिहरी से ही किया है। तो मैंने बॉटनी से मास्टर्स किया है और उसी दौरान साथ में ही मेरा रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो मैं 2 रिसर्च पेपर पे भी काम कर रही थी, सॉयल एनालिसिस और वॉल फ्लोरा पे, टिहरी के ही। तो आपके जीवन में वो पहला पल कब आया कि जब आपने ये सोचा कि मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, कुछ नई, मतलब कुछ इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहती हूँ या कुछ ऐसे काम करना चाहती हूँ जिससे इन्वायरमेंट को भी फायदा हो और मुझे भी फायदा हो? ये सोच कब आया आपको? ये कुछ अलग करने की सोच तो शुरू से थी। मेरा रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट रहा है, मैं पीएचडी करना चाहती थी, रिसर्च में जाना चाहती थी। लेकिन जो मेरे प्रोडक्ट को लेकर आया मेरी शादी के मास्टर्स के दौरान ही, जब मैं जंगलों की आग को देखती थी। मतलब हर बार न्यूज़ में पढ़ रही हूँ कि जंगलों की आग इतनी बढ़ गई कि लोगों को अपने घर खाली करके जाना पड़ रहा है, या जंगली जानवर रेजिडेंशियल एरिया में आ जाते थे। तो इन सब चीज़ों का बहुत इफेक्ट पड़ा है हमारे, वैसे इकोनॉमिकली भी, और जो हमारा यूथ है वो भी कहीं ना कहीं इससे बहुत अफेक्टेड हुआ है। अच्छा, तो मुझे ये भी जानना था कि ये जो आपने स्टार्टअप शुरू किया इको कर्व जी, इको कर्व की जो आइडिया है, मतलब जो बेस आइडिया है या फिर आप जो टेक्नोलॉजी है जो भी है, ये इसकी शुरुआत आपने कैसे किया? इसकी शुरुआत सर ऐसे हुई, इसका वजह तो मेन जंगलों की आग ही रही। जंगलों की आग से छुटकारा पाना और उससे होने वाले जितने भी कारण हैं, चाहे वो हमारे इन्वायरमेंट को लेकर हों, हमारे लोकल लोगों को लेकर, जानवरों को लेकर हों, उन सब से बचने का है, क्योंकि ये बहुत भयानक चीज़ है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज़ को अफेक्ट कर रही है। इसकी वजह से हमारा प्लान रेट भी बढ़ रहा है, हम इकोनॉमिकली वीक होते जा रहे हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, यूथ चाह रहा है कि खेती ना करके वो कहीं और जाके छोटी मोटी नौकरी करे। तो एक ये था, तो वहां से मैंने चीड़ की पत्तियों पे काम करना शुरू करा, क्योंकि जंगलों की आग जो हमारे इलाके में लगती है मेनली चीड़ की पत्तियों से ही लगती है। तो वहां से मैंने चीड़ की पत्तियों पे काम करना शुरू करा और उसके बारे में बहुत पढ़ाई भी की, रिसर्च किया। जितने रिसर्च पेपर पहले से पब्लिश्ड हैं वो पढ़े। इस पे बहुत सारी चीजें होने के बाद तब मेरा ये हुआ कि अगर हम ये वुडन सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक तो वुड की डिमांड बहुत है। बिल्कुल सही, मतलब लकड़ की तो डिमांड रहेगी, इंसान घर फर्नीचर तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, ये अब मैं उसी पे आता हूँ जो आपने बोला, ये नॉन वुड रेजिडेंस फाइबर, ये क्या होता है और इको कर्व किस तरह
काम करता है? नॉन वुड रेजिड्यू फाइबर, NRF बोर्ड, जैसे MDF बोर्ड्स होते हैं, इसी तरह हमने अपने MDF बोर्ड भी बताइए क्या होता है? MDF जैसे ये लकड़ी के मीडियम डेंसिटी बोर्ड्स आते हैं, पार्टिकल बोर्ड्स आते हैं, तो ऐसे ही हमने अपने प्रोडक्ट को एक नाम दिया है NRF बोर्ड। नॉन वुड रेजिड्यू, नॉन वुड मतलब बिना लकड़ी का, रेजिड्यू वैसे एक्स्ट्रा चीजों से बना हुआ एक फाइबर बोर्ड है जो चीड़ की सूखी पत्तियों से और एग्रीकल्चर जो रेजिड्यूज होता है उन्हें मिलाकर बनाया गया है। ये मतलब आप ये कह रहे हो कि जो पेड़ है, पेड़ को बिना काटे आप लक्कड़ का सामान बना रही हो? बिल्कुल, पेड़ चीड़ की पत्तियां जो सूखी नीचे गिर जाती हैं, हाँ, जो उसको इकट्ठा करके उससे हम वुडन सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और ये प्रोडक्ट किस किस तरीके के काम में लिया जाता है और किस किस तरीके से हम इसका और इस्तेमाल कर सकते हैं? सर इसका यूज वहां सब जगह है जहां जहां हम लकड़ी को यूज करते हैं, जैसे मोल्डेड फर्नीचर्स हो जाते हैं, टेबल हो गया, या होम डेकोर में, बिल्डिंग इंटीरियर्स में, वॉल पैनल्स, इवन हम इसकी फ्लोर टाइल्स भी निकाल रहे हैं। अच्छा जी, वुडन फ्लोर टाइल्स, क्योंकि एक तो वो एक लुक अच्छा देती हैं और दूसरा वो ठंडी रहती हैं, गर्मियों में ठंडी रहती हैं और सर्दियों में अच्छी रहती हैं। तो वुडन टाइल्स हो गए, वॉल पैनल्स हो गए, कैबिनेट्स हो गए, शेल्फ्स हो गई, जहां जहां पार्टिकल बोर्ड, MDF बोर्ड या प्लाई बोर्ड यूज हो रहा है, वहां सब जगह NRF बोर्ड यूज हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, आपने मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि ये होता क्या और कैसे आप इसको बनाते हो। अब मुझे एक चीज और जानना है कि आप जो बोल रहे हो लक्कड़ के कंपैरिजन में आप ये बना, मतलब उसकी सब्स्टिट्यूट आप बना रहे हो ना, तो ये लक्कड़ के कंपैरिजन में कितना इफेक्टिव है और इसका मतलब इसकी फ्यूचर गोल क्या है? इस पर्टिकुलर मटेरियल की फ्यूचर गोल क्या है जिसकी बेस पे आपका पूरा स्टार्टअप खड़ा है? सर जो NRF बोर्ड है वो एग्जिस्टिंग जितनी भी लकड़ी या उसके बोर्ड्स हैं उनसे बेटर मैं कह सकती हूँ कि वाटर रेजिस्टेंस है, टर्माइट रेजिस्टेंस है, हीट रेजिस्टेंस है, प्लस इसमें स्क्रू होल्डिंग पावर है। अच्छा। अगर हम पार्टिकल बोर्ड्स में स्क्रू या किसी MDF बोर्ड में करते हैं तो कुछ टाइम बाद जगह छोड़ देता है वो, या कील निकल जाएगी, गेट लटक जाएगा, तो वो नहीं है। ये ग्रिप है, अच्छा है इसमें ग्रिप है, इसके फाइबर में ग्रिप है और कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि हमें रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ रहा है, हम वेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कटिंग यहाँ हो जाती है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है और कस्टमर्स के लिए भी मतलब उसके कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव। फिर भी इसमें ये तो डिबेट वाली बात है कि अगर आप क्या 50 किलोमीटर दूर से वेस्ट मंगवा रहे हो तो फिर उसका तो एक कॉस्ट लगता ही लगता है। बिजनेस की पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो अगर आप कुछ ना भी करो, फॉर एग्जांपल आपको घर के आसपास ही आपके पास इतनी जगह है, इतना वेस्ट पड़ा हुआ है जो आप चाहते हो कि हम उसको कलेक्ट करें, तो उसके लिए जो एक मैन पावर चाहिए होता है उसके भी तो पैसे लगते हैं। तो जी उसके लगते हैं, उसमें हम पर एज कम्पेयर टू वुड रिसोर्स को एक्वायर करना उससे मुकाबले में काफी सस्ता होता है। बट पेड़ों को खरीदना, उसकी कटिंग कराना, चॉपिंग कराना, फिर उन लकड़ों को फैक्ट्री तक विजिट लेकर जाना, तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट लकड़ी से ऐसे ही बोर्ड्स नहीं बन जाते, उनकी चॉपिंग होनी, उनकी चिप्स के फॉर्म्स निकालने, तो वो बहुत ज्यादा एक पूरा वो हो जाता है। एक मतलब एक होता है कि इसके लिए पूरी फैक्ट्री चाहिए, इस मशीन के बाद उस मशीन में जाएंगे, फिर वैसे जाएंगे, फिर वो जाके बनेंगे, तो उसकी कंपैरिजन में इफेक्टिव है। क्या बात है। जैसे आपने बोला कि आप ये वेस्ट मटेरियल से बनाती है, ठीक है। इंडिया जैसे देश में हमें एग्रीकल्चरल लैंड है, आपको पता है, और हमारे यहाँ पर हजारों लाखों प्रणाली जलते हैं जो आपने भी बताया। इसको हम कैसे और पूरे इंडिया में कब तक पहुंच पाएंगे, हम कैसे कैसे इसको और किस किस मटेरियल में हम इसको यूज कर सकते हैं? सर वैसे तो पराली का बहुत काम हो रहा है, पराली पे लोग बहुत काम कर रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, बट जो एक प्रॉपर अब तक का उसका असर दिखना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है। हर साल ये होता है कि लोग जंगलों में आग लगा देते हैं और वो धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, फिर वो एयर क्वालिटी इतनी लो हो जाती है, तो इस पे काम चल रहा है। और रही बात हम जो एग्रीकल्चर वेस्ट यूज करते हैं, तो हमारा एम है कि हम नेक्स्ट ईयर तक फैक्ट्री स्टैब्लिश का प्रोडक्शन यूनिट लगा देते हैं। तो उस हिसाब से हम 2-3 साल, हमारा स्टार्टिंग के 1-1.5 साल में पूरा उत्तराखंड कवर करने का है, और उसके बाद हम अदर साइड स्टेट्स कवर करके, और अगले 5 से 6 साल में हम पूरा ऑल ओवर
कवर इसको और एक्सपेंड करने की कोशिश बल्कि हम करेंगे। इसमें एक्सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि वुड की और डेकोरेटिव पीसेस की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बहुत बड़ी है। इंडिया से बहुत हर साल बहुत वुड मार्केट, मतलब एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ज्यादा होती बहुत बड़ा है जी, export बहुत बड़ा market। है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, और मैं इस बात पे एग्री भी करता हूँ। आपके हिसाब से वेस्ट टू वेल्थ मॉडल देश भर में पॉपुलर कैसे किया जा सकता है? मतलब जो आप कर रही हो, जी। मतलब एक ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जैनब सिद्दीकी जी कर रहे हैं और उन्हीं से ही पूरा देश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप जैसे बहुत सारे जैनब जी, सिद्दीकी हमें चाहिए होगा। जी। तो आपके हिसाब से ये वेस्ट टू वेल्थ मॉडल को कैसे मास में अप्लाई किया जा सके, और किन किन चीजों से हम इस वेस्ट टू वेल्थ मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, और कोई करना चाहे तो उसको हम कैसे? सर जैसे मैंने बताया, मैंने चीड़ की पत्तियों से शुरू करा, तो और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके पे हम ये ट्रायल्स कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, ये चीजें हमें तभी पता, हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं प्रैक्टिकल करने के बाद कि उसका बना जो प्रोटोटाइप है वो सक्सेसफुल रहा। तो और बहुत से ऐसी कोई वेस्ट होगा, कोई पेड़ ऐसा होगा जिसकी पत्तियों में वो फाइबर होगा, वो कैपेसिटी होगी, होल्डिंग कैपेसिटी होगी, जिससे हम ये चीज ट्राई कर सकते हैं। ये जो इस टाइप की जो जितनी भी टेक्नोलॉजी जो अभी नए नए आ रहे हैं, मैंने भी कहीं और भी देखा है, जैसे कोई क्या कर रहा है कि मोल्डिंग से ही डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह बना रहे हैं, कोई ऐसे ही वेस्ट टू वेल्थ वाले कैटेगरी में ही। वेस्ट टू वेल्थ दोस्तों वो है जो कचड़े को प्रोसेस करके कोई एक नई चीजें बनाना, उसी को हम वेस्ट टू वेल्थ बोलते हैं। तो ये वेस्ट टू वेल्थ में आपके हिसाब से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस और बॉडीज, बिजनेसेस बॉडीज हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये लोग इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे और कैसे इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, और आपके हिसाब से क्या लगता है कि हमें और क्या क्या चीजें करना चाहिए? सर वैसे ऑलरेडी ही गवर्नमेंट इस चीज़ पर बहुत इनिशिएटिव्स और उन्होंने बहुत ऐसी स्कीम्स वगैरह वो करी हुई हैं। अब जैसे मेरा ही है, मैंने मुझे फर्स्ट रिकॉग्निशन मिला EDII से मिला, उसके बाद मैं स्टार्टअप उत्तराखंड से रिकॉग्नाइज हुई, देन उसके बाद मुझे IIM काशीपुर के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिकॉग्नाइजेशन हुआ, वहाँ से मुझे ग्रांट हुई। तो स्कीम्स बहुत सारी हैं, इनिशिएटिव बहुत सारे हैं, प्लान्स बहुत सारे हैं, बट हमें पता होना चाहिए हमें कैसे जाना है, कैसे वो करना है। और रही बात ये कि हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन्वायरमेंट को लेकर कुछ और इनिशिएटिव या प्लान्स आते हैं जो इफेक्टिव हों, तो ये और बेटर वर्क कर सकता है। आपके हिसाब से सबसे पहले, मतलब ये जेनरिक सवाल है, ठीक है, मतलब आप मुझे बताना कि आपके हिसाब से सबसे पहला चैलेंजेस और सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होता है इस टाइप के काम करने के लिए, या कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए? क्योंकि आप अभी अर्ली स्टेज पे है, मेरे ख्याल से आपने अभी तक बहुत सारी चीजें करना बाकी है ना। अभी मेरे ख्याल से रिसर्च हुआ या प्रोटोटाइप हो गया होगा, अभी और चीजें करना बाकी है ना। तो आपके हिसाब से ऐसे आपको तो अभी ताजा चैलेंजेस होंगे आपके पास, तो ये ताजा चैलेंजेस कुछ हमें बताइए ना, हम भी सीख सके, ताकि जो भाई हमारा इस टाइप के काम करना चाहते हैं तो उनको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े, या उसके लिए पहले ही कॉशियस हो जाए, जो जैनब सिद्दीकी जी ने ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल रासिल जी, अभी फिलहाल हम स्केलिंग स्टेज पर हैं, मतलब प्रोटोटाइप डन हो चुका है, उसके आगे के प्रोसेस में टेस्टिंग, लाइसेंसिंग वगैरह में। चैलेंजेस तो सर होते ही हैं, बहुत चैलेंजेस होते हैं, जब करते हैं तो पता चलता है ये भी चैलेंज है। हाँ जी, हाँ जी। एक फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा एक नया चैलेंज है। तो मेरे साथ जो चैलेंजेस रहे वो ज्यादातर ये रहे कि चीड़ की पत्तियों को ग्राइंड करना बहुत बड़ा काम है। अच्छा। जब हम उसे पीसते हैं तो एक तो उसके लिए अलग मशीन्स आती हैं। अब मैं तो घर के मिक्सर ग्राइंडर में ही करती थी, तो वो एक बार में तो होते ही नहीं थे। घर के मिक्सर ग्राइंडर मतलब में जो हो जाते हैं वो चीज? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा करके हो जाता था। मतलब ये था कि प्रोटोटाइप बनाना था, ट्राई करना था। थोड़ा के लिए तो बना ही सकते हैं। और थोड़ा भी सर ये है कि अगर हम 1 by 1 का वो बना रहे हैं, तो ये असल में जो चीड़ की पत्तियां होती हैं वो देखने में फूल की होती हैं, लेकिन जब उन्हें वो करते हैं छोटी जरा सी हो जाती हैं। तो वो इतने सारी पत्तियां पहले तो जंगलों से कलेक्ट करके लाना और फिर उन्हें सुखाना, उसमें मॉइस्चर रहता है, अगर उनमें मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो उनमें ग्रिप नहीं आएगी, वो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं करेंगी। जब हम उन्हें वो करेंगे
उन्हें फिर ग्राइंड करना, ग्राइंड भी बिल्कुल फाइन पाउडर, और उसके लिए 4-4, 5-5 बार उसी प्रोसेस को दोहराते रहना कि हमने एक बार। ये तो टेक्निकल चैलेंजेस हो गया, इसके अलावा कोई चैलेंजेस? इसके अलावा सर यही रहा कि मतलब मोस्टली ज्यादातर टेक्निकल आए। फाइनेंशियल चैलेंजेस को तो हम सॉल्व कर नहीं सकते। एक्चुअली फाइनेंशियल का तो ये, अगर हमें काम करना है तो वो चैलेंजेस हमें तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही जी, वो तो रहेगा। इसके अलावा कोई और मतलब प्रोसेस? देखो, आपको अगर कुछ चीज बनाना है, वो छोटा मोटा चैलेंजेस तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं अगर इतना ही इजी हो जाता तो हर कोई बना लेता, मैं भी बना लेता, फिर मैं आपसे इंटरव्यू नहीं कर रहा होता ना। बिल्कुल। तो इसका ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये अंडरस्टैंडेबल है जी। वैसे अगर आप मतलब कोई बहुत मेजर वाला कोई, एक जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था, किसी भी स्टार्टअप को या किसी भी चीज को अर्ली स्टेज में करने के लिए प्लेटफॉर्म होना। जैसे मान लीजिए मैं कॉलेज में हूँ और मैं सोच रही हूँ मुझे बिजनेस करना है, बट कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं सोच रही हूँ मैं बिजनेस करूँ तो कैसे करूँ, वो प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या होगा। तो अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू जो प्लान्स आ रहे हैं, उस चीज में बहुत ज्यादा फायदा हो गया है यूथ को। कॉलेज लाइफ में ही एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें वो काम करना चाहता है, और इवन उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जो एक मेन चैलेंज था पहले कि कॉलेज के बाद हम पहले नौकरी कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या करते हैं, तो उस चीज में नहीं रहे। अब बच्चे को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कॉलेज लाइफ में मिल रहा है, तो अगर वो करना चाहता है तो वो कर सकता है, मतलब अब पहले के मुताबिक अभी बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप जाओ, अब किसी कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। जी, गवर्नमेंट ने बहुत प्लान्स निकाले हैं और सपोर्ट भी कर रही है, हेल्प भी कर रही है, तो इस चीज का फायदा उठाना भी चाहिए। जैसे इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, गवर्नमेंट के अलग अलग जी बिल्कुल बॉडीज हो गए, एग्रीकल्चरल बॉडी हो गया, और टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में काम हो रहा है, और हर सेक्टर में ही प्रॉपर सपोर्ट है, गाइडेंस है और फंडिंग भी है, तो उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। आपको फंडिंग मिला है? मुझे मिला है ऐसा, मुझे DUI देवभूमि उद्यमिता योजना 75,000 और IIM काशीपुर से 5 लाख रुपीस की फंडिंग हुई है। और अभी फिलहाल में टेक्निकल सपोर्ट के लिए 5 लाख तो प्री सीड फंड है, और अभी मैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए IIT रुड़की में इंक्यूबेटेड हूँ। क्या बात है। तो ये तो आपने एक प्रोडक्ट अपने अभी तक बनाया और ना, अभी आपको क्या मतलब आपके तो ऐसा ना कि कोई भी बिजनेसमैन, जितने भी लोगों से मैंने अब तक मिला, सबकी ना गोल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज में अटक जाते हैं ना, या तो फिर एक चीज को बहुत ही ज्यादा परफेक्शन कर लेते, उसके बाद फिर दूसरी चीज को पकड़ते। तो एज ए फाउंडर या एज ए स्टार्टअप, आपके इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर, इस पर्टिकुलर इनोवेशंस को लेकर क्या क्या प्लान्स है? क्या आप सिर्फ मटेरियल से एक ब्लॉक्स बना के ही बेचना चाहते हैं, या फिर इसकी भी कोई बहुत बड़े बड़े और इम्प्लीकेशंस आप अप्लाई करना चाहते हैं? आपके सोच इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर आपका सोच जानना चाहते हैं हम, कि आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर क्या देखते हो आप इसको लेकर? सर, इसका जो हमने बोर्ड्स बनाए, ये हमने प्रोटोटाइप के लिए बनाए, क्योंकि हमें दिखाना होता है, प्रेजेंटेशंस में जाते हैं। जो मेरा फ्यूचर है, मैं इसको लेके फ्यूचर देखती हूँ, वो ये है कि मुझे इंडस्ट्री सेटअप करना है, मतलब फैक्ट्री सेटअप करना है, जिसमें हम जो स्टैंडर्ड साइज के बोर्ड्स होते हैं, जो लंबे बोर्ड्स होते हैं, 8x4, 6x4 प्लाई वाले जैसे बोर्ड होते हैं, बोर्ड्स हो गए, या डोर पैनल्स हो गए, विंडो पैनल्स हो गए, या नॉर्मली बोर्ड्स हो गए जो होम डेकोर में या उसमें कटिंग करके मोल्डेड फर्नीचर्स में यूज होते हैं। तो हम प्रॉपर फैक्ट्री सेटअप करेंगे और उससे हम बोर्ड्स का प्रोडक्शन करेंगे, जो प्रोडक्शन यूनिट होगी उससे प्रोडक्शन होगा, और फिर तब वो मतलब उसे सब जगह करेंगे, मार्केट और होलसेल सब कुछ। और कुछ वेंडर्स से हमारी बात भी हुई है, B2B कस्टमर्स हैं जिनका कहना है अगर इतने मतलब जैसे हमने बताया कि वाटर प्रूफिंग है, ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों के साथ कॉस्ट इफेक्टिव आता है, तो बहुत जाहिर है कि लोकल पीपल भी और जो वेंडर्स हैं वो भी उसे प्रायोरिटी देंगे। क्या बात है। मुझे एक चीज और जानना था सेम चीजें से रिलेटेड, कि इको कर्व देश के कोने कोने तक कब पहुंचेगा? मतलब विजन एज एन एक्सपेक्टेड विजन कब तक पहुंचेगा, ऐसा कुछ आइडिया है? आप उत्तराखंड में तो हम अगले 1-1.5 साल के अंदर पहुंच जाएंगे, और हमारी कोशिश है हम जल्द से जल्द पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका नाम करें। हम एक्सपोर्ट मार्केट भी करेंगे, तो इंशाल्लाह अगले 4-5 सालों में हम इस चीज को गेन कर लेंगे। क्या बात है। अब मैं आता हूँ कुछ मेरे पर्सनल सवाल जो आपके बिजनेस से थोड़ा सा हटके है जी, क्योंकि मुझे बहुत कम मौका मिलता है कि आप जैसे लोगों से मिलूं और
बात करूं और कुछ सीखने को मिले और मेरे जरिए मेरे ऑडियंस को भी सीखने को मिले। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो हम आजकल बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी चीज़ें के ऊपर बात करते हैं, है ना, सारे जितने भी कम्युनिटी है, साइंस कम्युनिटी हो गया, लिटरेचर कम्युनिटी हो गया, हर कोई जगह अगर आप देखो, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी कम्युनिटी में भी लोग यही बोलते हैं कि हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करना चाहिए, सस्टेनेबल फॉर्मूले को हम अप्लाई करना चाहिए। तो ये अब इतना ज़रूरी क्यों है? सर मेरी नज़र में ये ज़रूरी इसलिए है, जो एक लंबा और टिकाऊ ऑप्शन है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए देने लगे क्योंकि अब मैं तो एक्चुअली हर चीज़ अपने प्रोडक्ट से रिलेट करती हूँ। अब अगर हम यही देखें कि हम पेड़ों को ही काट कर पोर्ट बनाते रहेंगे तो एक टाइम आएगा पेड़ ही खत्म हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? तो ये एक टिकाऊ ऑप्शन है। वेस्ट तो हमारे पास बहुत है, अगर हम वेस्ट को कन्वर्ट करके किसी अच्छी वैल्यूएबल, और सिर्फ एनआरए बोर्ड ही नहीं, अगर हम किसी भी वेस्ट को पेड़ के पत्ते होते हैं उनके पत्तल बनते हैं, है ना, बोर्ड बन जाते, तो जहां भी हम जिसका यूज कर सकते हैं, जिसका फायदा उठा सकते हैं नेचर से, अगर हम वेस्ट भी लेकर उसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और एक टिकाऊ ऑप्शन है। हमें उसके लिए किसी नेचर की चीज को, पेड़ को या किसी ऐसी चीज को खत्म नहीं करना पड़ रहा है और लंबे समय तक मतलब ये है, वेस्ट पेड़ रहेंगे तो पत्तियां भी मिलते रहेंगे, तो ये काम चलता ही रहेगा। और जब पेड़ ही खत्म हो जाएंगे, मेन सोर्सेज ही नहीं रहेंगे, तो हम काम कहाँ से करेंगे? आगे की चीजें तो खत्म ही हो जाएंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता हूँ, ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक चीजों से नहीं होता, बहुत सारी चीजों से, बहुत अलग अलग चीजों से होता है। हम कूड़ा फेंकते हैं, कूड़े मैनेजमेंट करते हैं, फिर हम चीजें कंज्यूम करते हैं, हम बाजार जाते हैं, हम थैला लेके आते हैं। तो उस सेंस में मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूथ को, हमारे जनता को, हमारे भाई बंधुओं को, कि हमारी जो सिविक सेंस है उसको हम कैसे, सिविक सेंस का मतलब होता है कि हमारे जो रहन सहन पर्यावरण के साथ तालमेल रखते हुए हम अपने रहन सहन को कैसे बेहतर रख सकें, इसके संबंध के अगर आप कुछ हमें आइडिया या फिर कुछ सलाह अगर आप दे सकते हैं। सर इसमें ये है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए चलें तो हमें उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए भी हार्मफुल है। जैसे पॉलिथीन बैग्स हो गए, बिल्कुल बैन है लेकिन फिर भी यूज हो रहे हैं, तो उन्हें प्रॉपर्ली कर देना चाहिए। जूट बैग्स आ रहे हैं आजकल, हेम्प से बने हुए बैग आ रहे हैं, लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम ये भी है कि जूट के बैग्स ना 8-10 रुपए लगते हैं, ठीक है, हेम्प का बैग उससे भी महंगा है जी। वो इतनी जल्दी अडॉप्शन नहीं हो पाएगा। अब मैं अगर 20 रुपए की 30 रुपए की सब्जी लूंगा तो वो जूट का बैग नहीं देगा मुझे, हाँ, है ना, तो उसकी जगह हम पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं, पेपर बैग बिल्कुल सही है। तो पेपर बैग्स हैं और भी सर ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है, ऑप्शंस हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए तो पहल करनी पड़ेगी। अच्छा। लोगों को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि यही चलता रहता है, कोई नहीं यार यूज तो हो ही रहा है, कर लो, हम भी कर लेते हैं। तो एक वो जो है ना पहला कदम उठाना, वो लोगों को करना पड़ेगा। एकदम से तो कुछ जी, कोई भी चीजों को हम एकदम से स्टॉप कर नहीं सकते यूज करना, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें, लोग कहते हैं कि भाई प्लास्टिक खराब है, बट प्लास्टिक के बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते, क्योंकि प्लास्टिक एक क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है और इसका बहुत सारे यूजेस है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हम कर सकते हैं वहां करना चाहिए। वहां करना बहुत जरूरी है, वहां करना, क्योंकि जो प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, वो पड़े ही रहते हैं, तो उस चीज को हम वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर दें पेपर बैग से। अच्छा, तो वहां भी सही, वो भी रहेगा, वो भी सस्ता। ये जो स्टार्टअप है, जितना मैं मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट करना, कि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप के जरिए ही हम आगे की जो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को हम अडॉप्ट कर सकते हैं जल्दी, ये इतना मुझे ऐसा लगता है। बट क्या ये सही है कि स्टार्टअप ही एक तरीका हो सकता है जिससे हम सस्टेनेबल चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं और आम जनता को उसकी आदत दिला सके, ऐसा कुछ? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई स्टार्टअप ही करे, है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई स्टार्टअप ही करे तभी।
हर किसी में एक कुछ वो होता है, वो हम कैसे सस्टेनेबिलिटी को वो अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हम अपने लाइफ स्टाइल में उसमें चेंजेस करके भी कर सकते हैं। बट स्टार्टअप से ये है कि अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, या हम और लोगों को कह रहे हैं कि आप उसकी जगह ये यूज करिए। अगर जनता उस चीज में उसके साथ देती है, उस चीज को अडेप्ट करती है, तो वो भी उसकी उतने ही, मतलब एक होता है ना कि हमारी सफलता में और लोगों का हाथ है। क्यों? क्योंकि जनता हमें सराह रही है। अगर जो हमारे कस्टमर्स होंगे वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हम अपने स्टार्टअप का क्या करेंगे? अगर लोग खरीदेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो लोग, उनकी भी उतनी ही वो रहती है, कामयाबी में उनका भी उतना ही हाथ रहता है जितना एक उसका है। बस हमारा है कि हमारा आइडिया है, हम उस चीज को लेके आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स उसे अपना रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं, तो हमारी जीत में उनका सबसे बड़ा हाथ है। समझ रहा हूँ। जो फीडबैक्स आता है आप उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। बिल्कुल, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मतलब लगभग मुझे आपके काम को समझ में आ गया, मुझे आप क्या कर रही हो, क्या मतलब ये जो इनिशिएटिव है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका मैंने एक न्यूज़ कटिंग देखा था मैंने, वहां से फिर मैंने मेरे एक सीनियर सर है, उनसे मैंने फ़ोन पे बात किया कि मेरे को इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, ये क्या काम करे इनसे जानना चाहता हूँ। तो वैसे मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया था और मुझे आपसे आज बात करके काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिला और मुझे समझ में आया कि भाई मतलब जो आप ऐसा है कि एक नई चीजें हैं, अभी तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मतलब होंगे भी तो काफी सारे अलग अलग लोग भी। क्या ये जो आप काम कर रहे हो क्या और भी लोग कर रहे हैं कहीं पे? अभी सर नहीं, अभी ये इनोवेशन मेरी ही है और पेटेंट भी हमने किया हुआ है इस पे, पब्लिकेशन स्टेज पर है अभी इस वक्त हम, अभी ये हम ही कर रहे हैं। मतलब अभी इस चीज में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं। दूसरे कंट्री में भी हो रहा है सर? अदर कंट्रीज में इस पे रिसर्च पेपर्स हैं, मतलब रिसर्च पेपर हैं, हाँ। लेकिन वहाँ चीड़ की पत्तियों पर नहीं है। मतलब चीड़ की पत्ती पे जो काम है वो हमारा ही है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट वर्टिकल्स। गॉट इट। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लड़के हैं, लड़कों के अलग चैलेंजेस होती हैं, अलग प्रेशर्स होते हैं, लड़कियों के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इन टर्म्स ऑफ एज अ गर्ल, आपने ऐसा क्या चैलेंजेस फेस किया जो कि मतलब, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको कोई लगा ही नहीं कि क्या चैलेंजेस है, मेरे लिए तो कोई चैलेंजेस नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि अगर कोई लड़की अगर ऐसा कुछ करना चाहे पढ़ाई लिखो लेकर, या फिर स्टार्टअप को लेकर, या फिर इन जनरल लोगों से डील करना है ना, तो उन सब को लेकर आपको कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ा? सर चैलेंजेस तो लड़कियों को लेकर, जैसे आपने कहा, ये है, अब भी है, जबकि पहले के कंपैरिजन में बहुत कम हो गया है। लेकिन अभी भी जो रूरल एरियाज हैं या अंडर प्रिविलेज एरियाज, सोसाइटीज हैं, उनमें ये चीज अब भी है। और स्पेशली लड़कियों को लेकर है कि लोग नहीं चाहते कि उनकी लड़की कहीं बाहर जाके पढ़े, वो चाहते हैं वो अपने घर पे ही रह के पढ़े, कॉलेज जाए फिर घर आ जाए। उसका एक रीजन भी है ना, उसका एक रीजन है, वो बाहर नहीं छोड़ना चाहते। एक तो मतलब माहौल को देखें तो एक सेफ्टी जो है वो नहीं रही, तो पेरेंट्स को एक कंसर्न रहता है कि भाई लड़की को बाहर भेजना ठीक नहीं है। और ये तो एक बार मेरे साथ भी हुआ है। मेरा वेटनरी साइंसेज में एडमिशन क्लियर हुआ था एग्जाम, बट मुझे जाना था बांदा फैदाबाद। अच्छा। तो वो बिल्कुल बाहर हो जाता है हमारे उससे, तो इतना दूर था। तो एक हो रहता है, मैं वैसे भी मैं अपनी मतलब पूरी जनरेशन में एक ही लड़की थी, तो मेरे घर वालों का ईरान नहीं यार इतनी दूर नहीं भेजेंगे, यहीं आसपास से कुछ कर ली। तो ये चीजें रहती हैं, कम हो गई हैं। अब लड़कियों को लेके इतना वो नहीं रहा, जो अच्छी सिटी हैं, बड़ी हैं, उनमें इतना नहीं रहा, क्योंकि वहां पे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, उन्हें इतना दूर नहीं जाना पड़ रहा है या उन्हें सफर नहीं करना पड़ा। जो बात हो गई जो रूरल एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज से आते हैं, उनके लिए दिक्कत है। तो वहाँ है, मेरे लिए ऐसा कोई चैलेंज नहीं रहा। मेरा जब वो हुआ उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, उसके बाद मेरा टारगेट हो गया था कि मुझे पीएचडी करनी है। तो फिर मास्टर्स तो करना ही था, बीएससी के बाद, बैचलर के बाद मेरी शादी हो गई। तो आपने अभी मास्टर्स किस चीज में किया? मैंने बॉटनी में किया। और क्या पीएचडी आपको करना है आगे भी, या अभी नहीं? मेरा जो एक रिसर्च है वो इस पे हो गया है, ये पिरूल पे, तो ये पेटेंट हो जाता है, तो बस फिर मैं इसी चीज को कंटिन्यू रख रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है। सोचो मैं एक लड़की हूँ और मेरी डैड बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे चीजों को लेकर, और या मैं एक लड़का हूँ, मेरे दोनों के साथ हो सकता है आज की डेट में, इट डजंट मैटर।
पर फिर भी लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो उस बहन को कैसे हम मोटिवेट कर सके कि आप अपनी मॉम डैड को कैसे एक्नॉलेज करवाएं, या अपनी जो नॉलेज है उसको और कैसे बेहतर बना के फिर प्रिपेयर होके कैसे हम अपने उसको करते, इसके बारे में अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकें या फिर कोई ऐसे। टिप्स एंड ट्रिक्स का तो नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ ये रहा कि मेरी मम्मी और पापा दोनों ही बहुत सपोर्टिव और फ्रेंडली रहे, बल्कि पापा ज्यादा थे, मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी मेरी, पापा बहुत वो रहे। तो हमें कुछ भी कहना होता था हम अपने पापा से डायरेक्ट कह सकते थे। यही है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से एक बॉन्डिंग रखते हैं, अगर वो नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे दिल में कुछ हमें डर लग रहा है, हम पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे, तो बच्चा वहां पे बिल्कुल एक जो अपना कनेक्शन होता है वो खो देता है। वहां से जो होता है कि वहां से वो आना शुरू हो जाता है, मतलब बच्चा है पहले चुप चुप है, फिर कुछ बात होती है, अगर कोई बड़ी बात हो जाए तो पेरेंट्स से नहीं कह सकता। तो एक पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए इतना ओवर स्ट्रिक्ट ना होके बच्चे के साथ थोड़ा घुल के रहे, ताकि वो अपने दिल की बात कर सके। और रही बात पढ़ाई की, तो आजकल ये बहुत जरूरी है। तो इतना तो चाहिए कि मतलब पेरेंट्स को इतना चाहिए कि अपनी उनकी जिस लाइन में वो पढ़ना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करें, विश्वास करें बच्चों पे और आगे बढ़ने का मौका दें। ये जरूरी है आज के टाइम को देखते हुए और आगे की नीड को देखते हुए, पढ़ाई बहुत जरूरी है। और कोई बात आप हमारे साथ या हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि जो मैंने ना पूछा हो, जो मुझसे रह गया हो? क्योंकि मैं ना समझ बंदा हूँ, मेरे मुंह पे जो आता है मैं पूछ लेता हूँ, बट आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहती है जो आप सोच के आई हो? शेयर का यही है, मैं बस यही करना चाहती थी कि जो जिस चीज पे मैं काम कर रही हूँ, जैसे जो भी है मेन जंगलों की आग है, ये जो है ये एक बहुत भयानक वो बन चुकी है। तो इससे बचना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है। अगर ये ऐसे ही हर साल बढ़ती रहेगी तो इससे ये होगा कि पहाड़ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मतलब जो एक हमारा पहाड़ों का कल्चर है, जो संस्कृति है, हम वो खो रहे हैं, और उसे मेंटेन रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम अपने इलाके की संस्कृति, अपने कल्चर को ही खो देंगे तो वो बात नहीं रहेगी। हमारी जो आगे की जनरेशन है, अगर मैं तो खैर उत्तराखंड से नहीं हूँ, लेकिन जब भी मुझे फिर अटैचमेंट हो गया है, लेकिन जो वहीं से रहने वाले हैं और जो मैं देखती हूँ उनके आगे की जनरेशन है या जो बाहर रह रहे हैं, वो जानते ही नहीं है क्या गढ़वाली भाषा क्या होती है या कैसे बोलते हैं। जो एक आगे की जनरेशन है उसमें ये चीजें खत्म, विलय होती जा रही हैं। तो अपनी रूट से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आपके कहने का मतलब ये कि जो खुद की ट्रेडिशन है उसको ना भूले, उसको भी मतलब मॉडर्न को भी अप्लाई करे, बट अपनी ट्रेडिशन को भी ना भूले। ट्रेडिशन के साथ अपनी रूट से जुड़े रहना जरूरी है। अगर हम अपनी रूट से जुड़े रहेंगे तो हम कामयाब भी होंगे और हम सही राह पे चलेंगे, क्योंकि हमें रहेगा कि भाई हम इस रूट से हैं, हमारा एक कल्चर है, हम वो अपने कल्चर को लेकर सक्सेसफुल होंगे, हम उसे छोड़कर नहीं होंगे। सही बात, बिल्कुल सही बात है। जितने भी प्लान हो रहे हैं, जितने भी मतलब विलेजेस खाली हो जा रहे हैं, गांव सब पूरे के पूरे गांव खाली हैं, क्योंकि लोगों की एग्रीकल्चर में, खेती में रुचि, इंटरेस्ट ही नहीं रहा। वो नहीं करना चाहते, वो इसलिए नहीं करना चाहते, उन्हें नुकसान इतना हो जाता है। अब गढ़वाल से है ना? तो गढ़वाल में ऐसा कौन सा क्रॉप है जो सबसे ज्यादा उगती है आपकी नजर में, आपके ऑब्जर्वेशन में? सर हमारे यहाँ की मतलब जो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी अच्छी, वहाँ आप कुछ भी उगाओ ना वो उग जाता है। अच्छा। मतलब ये होता है, जैसे मैं अपने घर का बताऊं, अगर अपने यूपी साइड का, तो वहाँ बहुत है, अगर हम स्ट्रॉबेरी लगा देते हैं नहीं होती, या कोई भी घर में लगा देते हैं। वहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है, हम जो भी लगाते हैं अगर उसे प्रॉपर केयर और वो हो जाता है। हाँ, थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि जंगली जानवर आ जाते हैं, तो उसके बचाव के लिए हम बहुत सी ऐसी हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी खेती कर सकते हैं जिन्हें जंगली जानवर परेशान नहीं करते। और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में, यूनानी में, इनमें इतनी यूज होते हैं, उसकी मार्केट भी बहुत बड़ी है। हम ये चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं, जबकि हम इसकी खेती कर सकते हैं जी, जबकि हम उनकी खेती कर सकते हैं। तो और इसका मार्केट अच्छा है और किसानों को इसका फायदा भी बहुत होगा। तो ये चीजें हैं। अगर यूथ पहाड़ों में रुकता है, बाहर नहीं जाता है जॉब। वैसे आपको पता है ये उत्तराखंड में पहले जंगली जानवरों की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी सर, ये अब हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये इसलिए हो रही है, उन्हें जंगल ही नहीं मिल रहा है, पेड़ कटते जा रहे हैं। ये एक्चुअली मतलब जितना मेरे नॉलेज में है, ये यूपी से बहुत सारे बंदरों को पकड़ के उत्तराखंड में लाके छोड़ा गया है जी। और ये कई बार हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है।
तो ऐसा हुआ है। हो सकता है अगर सर, आप क्योंकि इस चीज अगर आप का एक बार देखेंगे जी। कुछ के, देखना कि मतलब दूसरी स्टेट से बंदरों को पकड़ के जंगल में छोड़ देता है। जंगल में छोड़ दिए गए। हाँ, बेस्ट अब यहाँ पर क्या हुआ है कि बंदर को पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तेंदुआ, बाघ बंदर को इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाता है एज कम्पेयर टू डियर्स एंड अदर वाइल्ड बोर हो गया। तो इनको इसी चक्कर में क्या हुआ कि बंदर बहुत जल्दी वो भी करता है, मल्टीप्लाई भी होता है ना। उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बहुत होता तेजी है। से बढ़ती है। हाँ, और वो डोमेस्टिक भी और वाइल्ड भी है। मतलब डोमेस्टिक चीजों से भी खा, जैसे आपके घर वर में आ जाएंगे, हमला कर देंगे, कुछ भी खा कर लेके चला जाएंगे जो भी मिलेंगे। तो इसी चक्कर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उत्तराखंड में हुआ है। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये मैंने भी देखा है, जैसे बरसात होती है ना, क्योंकि उन्हें जंगलों में नहीं मिलता तो बंदर रेजिडेंशियल एरियाज में आ जाते हैं, और वैसे नहीं होते। अब हम लोगों को ऐसा नहीं है, टिहरी में तो ऐसा नहीं है कि पहले से पता हो कि बंदर आएंगे, लेकिन अब वो जैसे बरसात में आते हैं तो सब कुछ खुला होता है, बालकनी खुली है, चीजें रखे हैं, वो लगे हुए हैं, फूल वगैरह सब खत्म कर देते हैं, तो अब बढ़ रहे हैं। सही कह रहे हो आप, हो सकता है। वो जो उस टाइम जब जिन लोगों ने ये सोच के ये कराया, उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है। बहुत खतरनाक तो है। वो ये चीज हमारे खुद के जो जितने भी एनिमल वेलफेयर हो गया, या फिर जितने भी ये कंट्रोल करने वाले या मैनेज करने वाले, एनिमल मैनेजमेंट जितने भी लोग हैं, इनको ये चीजें सोचना चाहिए था पहले ही। हाँ, कि हमें ये सब, मतलब कोई भी कार्य करने से, सिर्फ कार्य कर देने से नहीं होगा, कि कार्य की जो परिणाम क्या होने वाला है, उसके ओवरकम क्या आने वाला है, उससे क्या इफेक्ट होने वाला है, ये सब चीजें भी इंसान को सोचना चाहिए। बिल्कुल। बट ठीक है, अब जो हो गया हो गया, अब उसको तो हम बदल नहीं सकते। अब उससे कैसे उभर सकते हैं, उसको उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, यही था हमारे पास आज के लिए। इतना ही बातें हम मिस जैनब सिद्दीकी जी से कर सकते हैं और किए हैं, और आई होप मेरे जरिए आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और हम आपका बहुत बहुत आभार हैं, आपने हमें टाइम दिया और आप इतनी मुश्किलों में, बरसातों में आपने आए हमारे पास बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रासिल, थैंक यू सो मच।